हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में हमारा आज का सेशन है बिहार स्पेशल का। अपने इसी सीरीज़ को क्वेश्चंस की आगे बढ़ाते हैं। 3 वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है। देखिए, अगर हम चाहे तो एक ही वीडियो में आपको 1000 से 1500 क्वेश्चंस करवा सकते हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। आप भी बोर हो जाओगे और सारे क्वेश्चंस आप बहुत मन से नहीं पढ़ोगे। इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को आप करिए, जिससे आपका धीरे धीरे सारा ही सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वो था दशरथ ने। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्यकालीन चाम्रग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई थी दीदारगंज पटना में। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो हुई है लोहानीपुर पटना से। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया कहाँ है? किसने किया है? मतलब मेगस्थनीज ने किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी पाटलिपुत्र में। बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोट्स यानी पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रैबो। जो विद्वान थे उसका क्या नाम था? स्ट्रैबो। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी दूत डिमोल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो वो था बिंदुसार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन था वो? भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो वो किया था आजीवकों ने। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेगस्थनीज का। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह केंद्रीकृत है। करो या बोझ अधिक था। करो का मतलब जो टैक्स लगते थे, जिसे कर बोलते हैं, उसका बोझ अधिक था। और थर्ड है कि प्रशासन तंत्र कठोर था। तो ये तीनों ही बातें थी मौर्य प्रशासन के संबंध में। तो उपर्युक्त डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उस देखिए पढ़ते इसके पहले उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। सही बात है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। ये भी ठीक है। उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। ये भी किया था। तो डी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो वह था अशोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो धम्म महामात के कार्य क्या थे? कि धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय, ये तीनों ही कार्य इनके थे। तो इसका डी इज द राइट आंसर, यानी उपर्युक्त सभी।
अगला है कि मौर्यकालीन प्रशासक में राजू के कार्य थे न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग, ये तीनों ही कार्य थे। उपर्युक्त सभी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है, तो कौटिल्य का नाम आता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं, उपर्युक्त सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, देखिए कहाँ मिलती है, द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, यानी कि उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है नवम शिलालेख में, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है, तो सी शामिल नहीं है इसका, आर्थिक संकट। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो वो हुआ शुंग वंश, यानी 20 का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, तो वो था पुष्यमित्र ही था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ, वो भी हुआ था शुंग वंश के शासन के समय में, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ कब था, तो वो हुआ था ऑप्शन ए 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र ने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो वो हुआ काण्व वंश का, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है काण्व वंश का संस्थापक कौन था, वसुदेव। नेक्स्ट है काण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की, आंध्र सातवाहनों ने की थी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है काण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया, वो था मिश्र वंश, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं, वो तो होते हैं बोध गया से, सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, अश्वघोष, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम, देखिए तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश और लास्ट में काण्व वंश, तो यह मगध पर शासन करने वालों का सही क्रम है। नेक्स्ट है शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, काण्व वंश की राजधानी भी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था, तो अंग एवं मगध से प्राप्त किया था, ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्या है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का, बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, ये आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था
320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त, देखिए अब इससे यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? 320 ईसा पूर्व में। या ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो महाराजाधिराज की थी। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो वो है समुद्रगुप्त। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला है क्वेश्चन, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। शी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है गुप्त काल में। सी इज द राइट आंसर। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? 3 साल तक रहा। शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। सी इसका राइट आंसर। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? शाहाबाद। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से? नालंदा से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजगीर के मणि नाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। ये किस काल के हैं? तो वो है पर्वतीय गुप्त काल के। शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ या माना जाता है? तो वो है गुप्त काल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीर भुक्ति या आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंद गुप्त। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था। सी इज द राइट आंसर। देखिए कुछ प्रश्न अगर रिपीट हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो हम आगे अपना कंटिन्यू रखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो यह वर्णन किया है फाहियान ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का आरंभ होता है 320 ईसा पूर्व में। सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो वो था नरसिंह गुप्त, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्ण गुप्त, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मगध के किस पर्वतीय गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो वो था कुमारगुप्त तृतीय, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो वो था दामोदर गुप्त, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया? तो डी माधव गुप्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के मृत्योपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो वो किया था आदित्य सेन ने, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय था, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो किसे कहा गया है? कृष्ण गुप्त को, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमालय के शत्रुओं को जीता था जीवित गुप्त ने, डी इज द राइट आंसर। अगला हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग युन से भारत की यात्रा की? तो आदित्य सेन सम्राट के शासनकाल में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम। तो देखिए मगध के जो परवर्ती गुप्त शासक थे उनका सही क्रम क्या है? पहले इसका बी राइट हो जाएगा, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, फिर महासेन गुप्त, देवगुप्त और माधव गुप्त, अंत में आदित्य सेन। अगला है चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण किया, कब किया? लगभग 673 ईसा पूर्व में। अगला है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो वो था नालंदा, डी इज द राइट आंसर। अगला है चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वो भी किया था नालंदा में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो सन 635 ईस्वी में की थी, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक, और बोधि वृक्ष किसे कहते हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार, सी इज द राइट आंसर। अगला है पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, बी इज द राइट आंसर। अगला क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल, ए इज द राइट आंसर। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो वो किया था पाल वंश। अगला है आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो वो था भागलपुर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा महावीर को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, तो वो था धर्मपाल, ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो महायान द्वारा। अगला क्या है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो देवपाल के शासनकाल में, देवपाल, माफ कीजिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? धर्मपाल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस शासक ने उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? वो था गोपाल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो वह हुआ था पाल युग, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं विटपाल की। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पाल कालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो वो थे नालंदा के। नेक्स्ट है पाल कालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरीहा यानी गया में। नेक्स्ट है पाल कालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल समकालीन थे किसके? धर्मपाल एवं देवपाल के, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंच रक्षक किस युग के हैं? तो वो है पाल युग, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाल कालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है नालंदा से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है? पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है किसे? मगध को, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा कि विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का जो निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? नालंदा में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मिथिला या तिरहुत के करणाक राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ था रामपाल। नेक्स्ट है मिथिला के करणाक शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है करणाक वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है करणाक वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब? 1378 ईस्वी तक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो करणाक शासक के, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था 1234 ईसा पूर्व में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी या खिलजी माफ कीजिए के आक्रमण के समय करणाक राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का। अगला है तुगरिल तुगन के अभियान के समय करणाक राज्य का शासक था राम सिंह देव, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी था।
तो ये हमारे आज के 120 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपके लिए आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और जिन बच्चों को 3, 4, 5 की SCERT EVS को पढ़ना है तो वो हमारे चैनल में जा कर के देखिए, तीनों ही क्लास की SCERT करवा दी है। तो आप 3 और 4, 5 की EVS उससे वहाँ से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।